नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ्तामों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम फिर से उपस्थित हुए आप सभी के सामने एक नए विषय के ऊपर। हालांकि ये विषय बहुत ज़रूरी था, इसे बनाने में और इसकी रियलिटी और लीगैलिटी को समझने में थोड़ा सा वक्त हमें भी लगा। पर शुरू करने से पहले इस विषय को हम जान लेते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो ट्रांसफर सिस्टम की रियलिटी के बारे में है, MCI की गाइडलाइंस के बारे में है। याद रखिए, मैं MCI की गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ। गाइडलाइंस की मदद से काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन, आर्मेनिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज है, CIS नेशंस की कंट्रीज है, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर उसमें किस तरीके से लिया जाता है। और हमारे जो नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर उसके जो उससे पहले की बॉडी थी MCI, उसकी क्या गाइडलाइंस रही है वो समझने की जरूरत। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने जाके बैठ जाएं, क्योंकि ये एक तरीके का हैंड होल्डिंग प्रोसीजर है जिसमें हम आपको चीजों की रियलिटी और फैक्ट समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ट्रांसफर की गाइडलाइन समझनी पड़ेगी जो NMC या MCI कहता है। देखिए, हम MCI की बात इसलिए करेंगे क्योंकि बच्चे जो भी आज के टाइम पे जिस भी कंट्रीज में पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम 18 नवंबर 2021 के पहले गए हुए हैं। मतलब वो NMC के दायरे में नहीं आते, वो MCI के दायरे में आते हैं। और MCI के दायरे की अगर बात करेंगे तो वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 लगता है उन पे। दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि जो 18 नवंबर 2021 के बाद बच्चे गए हैं अब्रॉड में, उनके ऊपर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशंस 2021 लगता है, लेकिन उससे पहले के जो है उन सभी पे स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 लगता है। तो उसकी बारीकियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो NMC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप गूगल पे NMC या फिर nmc.org.in पे जाएं। वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको NMC की वेबसाइट मिलेगी। NMC की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो आपको देखने की जरूरत है। आपको मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू जब आप देखेंगे तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक कॉलम आपको दिखेगा और उसमें भी आपको दो चीजें दिखेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस NMC एंड उसके नीचे आपको मिलेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अर्स्टवाइल MCI। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अर्स्टवाइल MCI में जाएंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 को ढूंढना है। जैसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस 2002 को ढूंढेंगे, आपको एक नया पेज मिलेगा जिसमें बेसिकली उन्होंने अमेंडमेंट दिखाई है जो मार्च 2018 तक की हुई है। आप सामने देखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 और उसके बाद नीचे ब्रैकेट में उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है अमेंडेड अप टू मार्च 2018। उसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन PDF करके एक और चीज लिखी हुई है, जिसमें ऊपर अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है क्लिक हियर टू व्यू द कंप्लीट रेगुलेशन। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, हालांकि हम हर चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो आप जब उस पेज को खोलेंगे तो वहां पे आपको 6 पेज का एक फॉरेन मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 मिलेगा, जिसमें आपको डायरेक्टली 4th नंबर पे आना है। 4th पेज पे आपको जाना है सीधा। जब आप 4th पेज पे पहुंच जाएंगे वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पॉइंट जो है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 क्या कहता था, इस चीज को समझने की जरूरत है। स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 कहता था कि he or she has studied for the medical course at the same institute located abroad for entire duration of the course from where he or she has obtained the degree। ये स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन कहता था, लेकिन इसके बाद क्या आया उस क्लॉज में वो देखने की जरूरत है। उसके बाद आप नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे तो वो बहुत जरूरी है। द फॉलोइंग शैल बी एडेड इन क्लॉज 403 इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन 16 January 2016 इन द गैजेट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड इन केसेस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्फॉर्म्ड of condition of war, civil unrest, rebellion, internal war, or any such situation wherein life of Indian citizen is in distress and such information has been received through the Indian embassy in that country, then the council shall relax the requirement of obtaining medical education from the same institute located abroad in respect of which communication has been received from Indian embassy in that country। So अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके बारे में नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो हर स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल है। उसमें क्लियर कट ये किया गया है कि द अबव क्लोज 403 has been quashed, means it has been cancelled, it has been it does not stand valid by Honorable High Court of Delhi on 27 September 2030 in WPC number 1655/2013, and the judgment of Honorable High Court has been upheld by the Honorable Supreme Court via order dated 31/2018 in civil appeal number 11321/2013। मतलब कि ट्रांसफर लेने के लिए आपको किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं है। जैसे पहले के टाइम पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको वॉर के टाइम पे, सिविल अनरेस्ट, रेबेलियन और एनी ऑफ द कंडीशंस में जहां पे एम्बेसी को नोटिफाइड हो सिचुएशन, उस कंडीशन में आप ट्रांसफर ले सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपफ्रंट आके इसको पूरा का पूरा ही हटा दिया कि आप अगर मेडिकल एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप कभी भी ट्रांसफर ले सकते हैं, आपके ऊपर वो बाउंडेशन नहीं है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अदर कंट्री या फिर जो यूनिवर्सिटी में आप
ट्रांसफर ले रहे हैं वो आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को देख के, आपके रिपोर्ट्स को देख के, आपके जो भी मेडिकल का आपने जो पढ़ा है, आपका जो सिस्टम पढ़ा है, आपने जो करिकुलम में आपने पढ़ा है, जो आपके मार्क्स स्कोर किए, उसके बिहाफ पे वो आपको एक ईयर अलॉट करेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपके पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें भी दो चीजें समझने की जरूरत है। आप पहले ये, जिन बच्चों ने 2018 से पहले एडमिशन लिया है ना, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। तो अब जब वो बच्चे जब अब ट्रांसफर की बात करेंगे ना, तो उन्हें दोबारा से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसफर ले रहे हैं। और जो बच्चों ने 2018 में या फिर 19 की मई के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है 19 के बाद, उन बच्चों के ऊपर वो गाइडलाइन नहीं आती। नीट क्वालिफाई जिन्होंने किया है उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ही वो मेन क्राइटेरिया बन गया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी चीज के रिगार्ड में अब हम बात करेंगे। ये तो देखिए, ये ट्रांसफर की बात थी, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात की जाए तो चाइना का, चाहे आप चाइना से पढ़ लीजिए, चाहे आप यूक्रेन से पढ़ लीजिए, चाहे आप कजाकिस्तान से पढ़ लीजिए, किर्गिस्तान से पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी पढ़िए, अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि आप जिस कंट्री में ट्रांसफर ले रहे हैं, जिस कॉलेज में ले रहे हैं, उसको आपके एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे एक ऑफर लेटर आपको इशू करना पड़ेगा, जिसको हम एडमिशन लेटर भी बोलते हैं, जिसमें वो क्लियर मेंशन करेंगे कि वो किस ईयर में और किस सेमेस्टर में आपको एनरोलमेंट दे रहे हैं। सो ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और ये समझने की भी आपको जरूरत है। अब आते हैं हम आज के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम बेसिकली यूरोप के अंदर हम बात करेंगे। अब बेसिकली यूरोप में एक सिस्टम चलता है, एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली एक तरीके का मॉडल बोल लीजिए, जिसको हम ECTS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एक्यूमुलेशन सिस्टम। देखिए, ये एक तरीके का, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, आपको ECTS के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आज हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, और वो भी सिंपल वर्ड्स में। ECTS सिस्टम आप समझ लीजिए इंडिया के अंदर CBSE के जैसा है, ठीक है। जैसे पैन इंडिया आपको CBSE स्कूल्स मिलते हैं, उसका पर्पस क्या है? बेसिकली CBSE एक तरीके का करिकुलम फॉलो करता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पहला साल आपने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है, सेकंड ईयर आप आर्मी स्कूल में चले गए, थर्ड ईयर आप प्राइवेट स्कूल में चले गए, फोर्थ ईयर आप मिलिट्री स्कूल में चले गए, और सारे के सारे स्कूल्स अगर CBSE फॉलो करते हैं तो आपके लिए ट्रांसफर बड़ा इजी रहता है उस प्रोसेस में, क्योंकि आपका करिकुलम सेम है, आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो सेम है, तो आपकी मैक्सिमम चीजें वो सेम हो जाती हैं। तो वो जो ग्रेडिंग स्केल है ना, बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ECTS सिस्टम है। तो ECTS सिस्टम के आधार पे उनकी जो कंट्रीज है, जो यूरोपियन यूनियन कह लीजिए आप, या फिर पूरे यूरोप में कह लीजिए, तो वो जितनी भी कंट्रीज हैं जो ECTS सिस्टम में मानती हैं, जिस पर वो विश्वास रखती है, तो उन कंट्रीज की लिस्ट आपको ढूंढनी है बेसिक, क्योंकि वो सारी लिस्ट जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली ECTS सिस्टम के ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करती है, वन वे और अनदर। लेकिन नाम उसका अलग हो सकता है, लेकिन वो फिर भी फॉलो करती हैं उन चीजों को। तो अब बेसिकली देखा जाए तो आपको सिस्टम है, आपने समझ लिया बेसिकली। इसके बारे में आप पुरानी वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको काफी बेहतर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं वो कंट्रीज की जो ECTS सिस्टम का पार्ट है। देखिए, हम चाहे तो बात दो स्केल पे कर सकते हैं, जैसे कि एक हम बात कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में वो कंट्रीज जो ECTS सिस्टम को मानती है, या फिर वो कंट्रीज यूरोप की, या फिर पूरे दुनिया में कोई भी कंट्री जो ECTS सिस्टम को मानती है, ठीक है। ये इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली एक कॉमन लिस्ट की बात करेंगे जो हमारे पास एक पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज, बेसिकली लिस्ट ऑफ कंट्रीज हमारे पास है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जो जो कंट्रीज ECTS सिस्टम को बहुत एग्रेसिवली फॉलो करती हैं। दीज द कंट्रीज दैट दे फॉलो द पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ बेसिकली ECTS सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, इन सभी कंट्रीज में आप ट्रांसफर ले सकते हैं अगर आप ECTS सिस्टम में आते। हालांकि अगर आप ECTS में नहीं आते और तब भी आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आपकी इस पॉइंट पर मदद करता है, क्योंकि ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूसरी कंट्री आपकी डिग्री को एक्सेप्ट करना चाहती है कि नहीं। अब हमारे पास जो विकल्प आते हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, वो मैक्सिमम केसेस में जो बेसिकली अभी जो हालांकि इंसिडेंट्स हुए हैं यूक्रेन में, कुछ बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो वापस आ गए। 20,000 बच्चों के से ज़्यादा का क्राउड है जो आज के टाइम पे दे आर लुकिंग फॉर माइग्रेशन और बेसिकली ट्रांसफ़र। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन की काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अब यूरोपियन यूनियन ने जब उस चीज़ को डिस्कस किया तो उन्होंने पोलैंड, हंगरी, इन जैसी कंट्रीज़ के नाम उन्होंने सजेस्ट किए हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स वेरी वेल। देखिए, हर चीज को बोलने के बाद उसका एक ओपिनियन बनता है। अब हम बात करते हैं सफ्तामो के ओपिनियन के बारे में। देखिए, एज पर सफ्तामो अगर हम बात करना चाहें स्पेसिफिक टॉपिक ट्रांसफर की रियलिटी के बारे में और अभी प्रेजेंट केस सिनेरियो में, तो आपको बहुत तरीके के लुक्रेटिव ऑप्शन सुनने को मिल रहे होंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। बट याद रखिए, यूरोपियन यूनियन की जब बात आती है ना, तो यूरोपियन यूनियन इज टू एक्सपेंसिव एंड इवन वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। सेकंड चीज, यूरोपियन यूनियन प्रेजेंटली इज
itself facing an energy security crisis, जिसकी वजह से वहां पे एक्सपेंसेस जो है ना धीरे धीरे वो इंक्रीज ही होने वाले हैं। और वो उस रेफरेंस में अगर हम देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में जैसे आपको पोलैंड के ऑप्शन सुनने को मिल रहे होंगे, हंगरी मिलेगा, चेक रिपब्लिक मिलेगा, रोमानिया, मोल्डोवा एंड सो मेनी अदर ऑप्शंस यू मस्ट बी गेटिंग। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए वायबल नहीं बैठेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। जो आपका जो फाइनेंशियल ग्राउंड है उनके बिहाफ पे ये बहुत ज्यादा हाई बैठते हैं, क्योंकि इनकी जो फीस के स्ट्रक्चर होते हैं ना, इट इज मोर देन $8,000 to $16,000, और उसी को आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से यूरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रियलिटी में आपके पास ऑप्शंस बनते हैं जहां पे आप ट्रांसफर ले सकते हैं वो है रशिया, जॉर्जिया, बॉस्निया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन जैसी कुछ कंट्रीज है जहां पे आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो आपको बड़ा सोच समझ के चलना है कि आपको ट्रांसफर कहाँ लेना है, बिकॉज आपको एक ऐसा कंट्री ढूंढना पड़ेगा अपने लिए जो मेडिकल के उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो, पेशेंट लोड एक अच्छा मिले और आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज मिले, और वो आपके बजट के लिए भी वायबिलिटी होनी चाहिए उसके पास कि आपके बजट में वो आ सके। ये तो रही ट्रांसफर की बात है। अब इस ट्रांसफर के रेफरेंस में आपको कुछ चीजें खुद ध्यान रखनी है। देखिए काफी बच्चे जो है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के हैं, कुछ बच्चे यूक्रेन के हैं, हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उन बच्चों की जो यूक्रेन में से आए हैं, उनसे हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप देखिए कुछ चीजों पर ध्यान रखिए। जैसे पहले आप अपने सेमेस्टर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सेमेस्टर जब कंप्लीट होगा तभी आपकी एकेडमिक स्क्रिप्ट आपको मिलेगी और उसके बाद ही आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर पाएंगे किसी भी अदर कंट्री में, किसी भी अदर यूनिवर्सिटी को। सेकेंडली, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में सबमिट है, एंड वी डू नॉट नो द प्रेजेंट सिनेरियो कि वहां से डॉक्यूमेंट्स कोरियर होके इंडिया आएंगे या नहीं। तो इन सच अ केस आपके जैसे 12th की मार्कशीट अगर कॉलेज में सबमिट है तो आप इस मार्कशीट के लिए अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में अप्लाई कर दें, ताकि आपको 12th की मार्कशीट जल्द से जल्द इशू हो जाए, या फिर अगर कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई भी चीज है 10th-12th की आपकी, तो वो आपको तुरंत मिल सके। इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे तो आपको ये कहीं पे भी हिकअप्स नहीं मिलेंगे ज्यादा। दूसरा, रिसर्च थोड़ा कीजिए कंट्री के बारे में, कॉलेज के बारे में जहां आप ट्रांसफर ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे किसी एक या तो किसी मास को फॉलो करते हैं कभी कभी, या फिर किसी पर्सन को फॉलो करते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती है। तो ये चीजें ना करें, अपने सेमेस्टर पे ध्यान रखें, कॉलेजेस का रिसर्च करें, अपने 12th की मार्कशीट्स और इन सब चीजों को कलेक्ट करें, ठीक है। और जैसे हो जाए सब कुछ, आपका सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई करें। सो दैट इज एट योर विल, ओके। बट इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का ट्रांसफर सिस्टम रियलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा, काफी पसंद आया होगा, काफी ज्यादा आपकी क्वेरीज की है। और याद रखिए इस पूरे प्रोसेस में आप कहीं भी, ठीक है, अभी जिस तरीके के ट्रांसफर होंगे उसमें सभी बच्चे एक दूसरे के साथ होंगे। इवन एम्बेसीज विल बी कोऑर्डिनेटिंग with the medical universities to assist the maximum number of students। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड